ग्लोबली एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आ चुका है। ग्लोबली बहुत बड़ा खतरा है, और बहुत बड़ा खतरा इसलिए क्योंकि और इस खतरे को खुद अमेरिका ने पाल पोस करके बड़ा किया है। 2003 से लेकर के 2006 तक इसी जुलानी ने अनगिनत अटैक किए अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर, कोalition फोर्सेस के ऊपर, और अलकायदा के एक लीडर होने के नाते इनकी नाक में दम कर दिया। सर, कितना खतरनाक संगठन था ये अल-नुसरा फ्रंट? अल-नुसरा फ्रंट बहुत बड़ा, अलकायदा का पूरा सीरिया के अंदर सारे ऑपरेशन ये चला रहा है। अब अपने आप को जब उदारवादी कहते हैं, बट आज तक एक भी स्टेटमेंट जुलानी का नहीं आया जिसमें उन्होंने कहा हो कि आई एम नो लॉन्गर विद अलकायदा, या मैं अलकायदा से अपनी जो एलिगेंस है उसको तोड़ता हूं। अमेरिका ने इसको ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करार दिया और उसके ऊपर $10 लाख का इनाम रखा है। सर, इधर हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम असद का बदला लेंगे। कैसे? सारा प्रश्न हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम असद का बदला लेंगे, ईरान कह रहा है कि हम असद का बदला लेंगे, पर कैसे? अपनी पिछली बातचीत में हमने जिक्र करा जुलानी का, एसटीएस का। जुलानी कितना खतरनाक है? मेजर अमित बंसल हमारे सामने बैठे हुए हैं। सर, इसको उदारवादी माना जा रहा है, अलकायदा से अलग होता है ये, और उसने क्लेम करा कि मैं उदारवादी हूँ। तो ये कैसे बड़े खतरे की तरफ दिखा रहा है इसका आना? देखिए, आप जब किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो चाहे अलकायदा हो, तो एक प्रोसीजर है इस पूरे तंजीमों के अंदर जुड़ने का कि आप जाकर के अपनी एलिगेंस प्रूव करते हो कि हाँ भाई मैं अलकायदा के साथ हूं। और जब आप अलग होते हो तो आप एलिगेंस अपनी वापस भी लेते हैं कि ठीक है, नाम नो लॉन्गर विद अलकायदा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जुलानी के साथ में ये है कि जब इन्होंने अलकायदा ज्वाइन किया लगभग 2000 में, तब से लेकर के अब तक 25 साल हो गए जी, और अलकायदा के इन्होंने एलिगेंस भी अपनी प्रूव की कि हाँ मैं अलकायदा के साथ हूँ। अब अपने आप को जब उदारवादी कहते हैं, बट आज तक एक भी स्टेटमेंट जुलानी का नहीं आया जिसमें उन्होंने कहा हो कि आई एम नो लॉन्गर विद अलकायदा, या मैं अलकायदा से अपनी जो एलिगेंस है उसको तोड़ता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टेटमेंट है जो बहुत गहराई में देखा जाना चाहिए। दूसरी बात, उदारवादी वो कह रहे हैं अपने आप को, लेकिन जिस तरह की हरकतें हुई हैं एसटीएस के द्वारा और पिछले कुछ वक्तों में जो उन्होंने लगातार इदलीब में रह करके हमले वगैरह किए, तो वो कहीं ना कहीं से उदारवादी तो लगते नहीं हैं। उदारवादी दिखने की जरूरत है। देखिए, आप देख रहे हैं ना, जुलानी को मैं कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिस्ट मानता हूँ। अच्छा, कैसे जरा बताएंगे आप? देखिए, मैं पूरी उनकी कहानी सुने अगर अपॉर्चुनिटी की, लगभग अगर इनके शुरू से देखें तो 2000 में ये इनको रेडिकलाइज किया गया और ये अलकायदा में फाइनली भर्ती हुए जी। उसके बाद जब कहते हैं 2003 में जब अमेरिका ने इराक का इन्वेजन शुरू किया, तो ये उस वक्त रह रहे थे सीरिया में, तो सीरिया से ट्रैवल करके बगदाद आए, और बगदाद में आने के बाद जुलानी ने अलकायदा की जो पूरी इराक के अंदर जो बैकबोन थी उसको संभाला। 2003 से लेकर के 2006 तक इसी जुलानी ने अनगिनत अटैक किए अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर, कोalition फोर्सेस के ऊपर, और अलकायदा के एक लीडर होने के नाते इनकी नाक में दम कर दिया था, तब तक जब तक कि 2006 में इनको पकड़ा नहीं गया। अब इतना खतरनाक लीडर, देखिए आप जनरली समझते हैं कि जिसको बार बार अलग अलग जेलों में भेजा जाता है, जिसकी जेलें बदली जाती रही, तो वो जाहिर तौर पर एक बड़ा खतरनाक आतंकवादी होगा। तो अमेरिका ने इस शख्स को लगातार 2006 से लेकर के 5 सालों तक, 2011 तक अलग अलग जेलों में रखा। अब आपको भी पता है कि 2011 में जब धीरे धीरे प्रेशर आना शुरू हुआ, इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हुआ, तो अमेरिका ने अपने बहुत सारे डिटेनीज को रिलीज किया। ग्वांटानामो बे से भी बहुत सारे डिटेनीज, तो 2011 में इनका भी मौका लगा और उसको भी रिलीज कर दिया गया। आप रेडिकलाइजेशन की बात करें ना, लगातार 2000 में रेडिकलाइजेशन हुआ, उसके बाद 6 साल लगातार लड़ी, 5 साल जेल में रहा। उसके बाद 2011 में रिलीज होती क्या किया इसने? सबसे पहले सीरिया में पहुंचा, क्योंकि सीरिया में ऑलरेडी रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था, और उस रिवॉल्यूशन को ज्वाइन किया। फिर लगातार लड़ी, फिर ये आते हैं किसके अपना टच में, बगदादी के टच में, जो कि उस समय में अलकायदा का चीफ था। बगदादी ने उनको कहा कि आप सीरिया के अंदर अलकायदा की एक ब्रांच शुरू करो जी। तो इन्होंने क्या किया, 2013 में एक अल-नुसरा फ्रंट शुरू किया, जो कि सीरिया के अंदर अलकायदा की ब्रांच थी। उसका एलायंस पूरी की पूरी अपनी प्रूव की अलकायदा के साथ लगातार। कितना खतरनाक संगठन था ये अल-नुसरा फ्रंट? अल-नुसरा फ्रंट बहुत बड़ा, अलकायदा का पूरा सीरिया के अंदर सारे ऑपरेशन ये चला रहा है। आज भी अलकायदा का जो फेस है पूरे सीरिया के अंदर, दैट इज अल-नुसरा फ्रंट। जितना कार्रवाई हुई है सीरिया के अंदर, आप देखिए बहुत बड़ी तबाहियां हुई हैं, और काफी सारे दमिश्क बॉम्बिंग वगैरह सारी की सारी अलकायदा ने की हैं। सबके पीछे अल-नुसरा फ्रंट का ही हाथ था जी। और यही कारण था कि 2013 में अमेरिका ने इसको ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करार दिया और उसके ऊपर $10 लाख का इनाम रखा है। $10 लाख का नाम अमेरिका किसी छोटे मोटे टेररिस्ट पर नहीं रखता जी। अब $10 लाख को अगर आप इंडियन रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो ये मोटा 85-86 करोड़ रुपीस बनता है जी, जो प्रूव करता है कि किस लेवल का टेररिस्ट रहा होगा। फिर इन्होंने धीरे धीरे, अब हुआ क्या, अलकायदा खत्म हुआ,
अलकायदा धीरे धीरे उसकी जड़ें वीक हुई। एट द सेम टाइम 2013, 14, 15 में इस्लामिक स्टेट भी पावरफुल था, इस्लामिक स्टेट भी वीक हुआ। तो जब 15, 16, 16, 17 तक आते आते अलकायदा और इस्लामिक स्टेट दोनों वीक हो चुके थे, इनकी कोई जड़ें कहीं कायम नहीं रहती सीरिया के अंदर। तो इनको लगा क्या करें, अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेंगे जो वीक है तो कहीं ना कहीं हमारे को मार दिया जाएगा, नुकसान होगा हमारा, नुकसान होगा। तो उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया, नाम बदल दिया इसका, नुसरत फ्रंट का। इसको नाम पहले बीच में इन्होंने एक और नाम रखा था, बीच में ना फिर नाम बदल करके हयात तहरीर अल शाम रख दिया कि हम इसको अब फॉर द फ्रीडम ऑफ सीरिया काम करेंगे, इसके लिए सीरिया के लिए काम करेंगे, और अपने आप को एज ए फ्रीडम फाइटर दिखाया। कुछ और ग्रुप को अपने साथ जोड़ा। बट बेसिक नेचर जिस व्यक्ति की आप देखिए, जो लगातार 2017 तक, 2000 से लेकर के 17-18 सालों तक जो लगातार आतंकवाद में शामिल रहा हो, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो सुधर करके एक अच्छा आदमी बन जाएगा, उदारवादी बन जाएगा? वो रह नहीं सकता है, वो रह नहीं सकता। क्योंकि जो इतने, देखिए अलकायदा के रेडिकलिस्ट लोगों की मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, और किस कदर रेडिकलाइजेशन अलकायदा करता है ये भी मैंने देखा है। कुछ बताइए तो दर्शकों का। देखिए ये जो टेरर ग्रुप है, आप देखिए किस कदर, आप रेडिकलाइजेशन का एक उदाहरण दे लीजिए। जब 9/11 की बॉम्बिंग हुई तो जो अलकायदा के टेररिस्ट थे उन्होंने अपने आप को भी तोड़ा है ना, सुसाइड बॉम्बिंग जी। इसके अलावा अलकायदा की पूरे विश्व में आप देखिए कितनी सारी सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं अलकायदा की। तो अलकायदा जिस तरह से इंडोक्ट्रिनेट करता है अपने टेररिस्टों को, मुझे नहीं लगता, और जितने लोग आज तक अलकायदा से जेलों में हैं या कहीं और हैं, एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता जो उदारवादी बन गया हो। तो बहुत कम चांसेस हैं इस बात मतलब वो अपना बेसिक नेचर बदल नहीं सकते, बेसिक नेचर बदल नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर ये ठोक के भरा हुआ है, कूट के भर दी जाती है कि आपको टेररिस्टों से लड़ना है। हाँ, ये जरूर मानता हूं कि अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, इन ऑर्डर टू सर्वाइव हिमसेल्फ, कोई व्यक्ति अपना दिखावा करता है कि हाँ भाई मैं सर्वाइव करने के लिए अब मैं थोड़ा सा मॉडरेट हो गया हूं, बट जैसे फिर वो पावर में आएगा तो क्या होगा, वो फिर से अपने ट्रू कलर्स शो करेगा। और यही चीज जुलानी के साथ होने वाली है। तो सर इसका जिहाद किस लिए है? देखिए जिहाद के अलग अलग मायने हैं, जो मैं जिहाद का नाम नहीं दूंगा इसको, जाहिर सी बात है, आप उसको अलग करें। जो जुलानी कर रहा है वो तो एक तरह का अपना सर्वाइवल की लड़ाई है, और उसको चाहिए कि किसी तरह से वो सीरिया में कायम है, पावर में बना रहे। जब वो अल-नुसरा फ्रंट का चीफ था तो कहीं ना कहीं अलकायदा के तौर पर वो एक उसकी रूलिंग थी, वो पावर में था। अब जब अलकायदा बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसको पावर चाहिए, तो पावर के लिए उसने एसटीएस क्रिएट किया। अब एसटीएस पावर में आ गई है तो वो चाहता है कि किसी तरह से मैं सीरिया का राष्ट्रपति बनूं और फिर वही कार्रवाई करूं जो पहले मैं करता आया हूं, रेडिकलाइजेशन। क्योंकि उसने पहले ही क्या है कि मैं जैसे ही सीरिया में आऊंगा तो सबसे पहला तो मेरा एम है मैं शरिया लागू करूंगा। अच्छा, तो आप किसी ना किसी तरह से सीरिया का भी तालिबानाइजेशन तो कर रहे हैं ना जी, अपने ट्रू कलर्स तो आप दिखा रहे हैं ना। तो यानी ग्लोबली एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आ चुका है। ग्लोबली बहुत बड़ा खतरा है, और बहुत बड़ा खतरा इसलिए क्योंकि, और इस खतरे को खुद अमेरिका ने पाल पोस करके बड़ा किया है, जस्ट टू काउंटर रशिया। क्योंकि अब देखिए सीरिया में रशिया लड़ रहा था, अब रशिया बशर अल असद के साथ था, तो रशिया को काउंटर करने के लिए उसको लगा कि जो कोई भी एनीबडी एंड एवरीबडी जो बशर अल असद को काउंटर कर सकता है या बशर अल असद से जो लड़ सकता है उसको आप सपोर्ट देना शुरू कर दो, चाहे वो आतंकवादी क्यों ना हो। इधर हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम असद का बदला लेंगे, तो एक क्या कॉन्फ्लिक्ट देख सकता है? कैसे, सारा प्रश्न, हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम असद का बदला लेंगे, ईरान कह रहा है कि हम असद का बदला लेंगे, पर कैसे? सारा प्रश्न है कि कैसे, क्योंकि अब तो बशर अल असद छोड़ करके जा चुके हैं। अगर बशर अल असद दमिश्क में रह करके लड़ाई लड़ रहे होते या वो लड़ते लड़ते मारे जाते तो बात कह सकते थे। अब वो तो सीट खुद छोड़ करके भागे हैं, भगोड़े व्यक्ति के लिए कोई सलाह नहीं आता। वो तो अब बाद में तो आप सांप के जाने के बाद केवल लकीर पीट सकते हैं, पर उसका मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आता, और ना उनके पास अभी कोई पावर है। हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा तो अपने सर्वाइवल की इशू लड़ाई लड़नी है वहाँ पर। भाई आप देखिए इजराइल ने उनका बैंड बजा दिया, उनको मजबूरी में आकर के सीज फायर करना पड़ा, तो वो इजराइल के साथ फ्रंट पर अपना सीज फायर निभाएंगे कि वो जाकर के सीरिया में लड़ाई लड़ेंगे? दूसरे की लड़ाई कोई नहीं लड़ता है। बाकी हाँ, स्टेटमेंट देने के लिए तो सब आगे आ जाते हैं। ईरान भी अभी स्टेटमेंट जारी करेगा कि हमें बशर अल असद का बदला लेना, बट लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। और बट अब देखने वाली बात यह है कि सीरिया में पावर में कौन आएगा, पहली चीज़, और जो पावर में आएगा उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, और तीसरी बात प्रायोरिटीज़ के बाद वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, और चौथी बात कि वेस्टर्न वर्ल्ड का उसके प्रति नजरिया क्या रहेगा। इन चारों बातों से डिसाइड होगा कि सीरिया का फ्यूचर क्या है। सर आखिरी सवाल, क्या पूरे विश्व में इसके आने के बाद अगर ये सत्ता में आ जाता है आतंकवादी घटनाएं बढ़ेंगी? देखिए कहना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि सीरिया एक ऐसा मुल्क है जो ऑलरेडी पूरे विश्व से कटा हुआ है, डिप्लोमेटिकली भी ऑलमोस्ट कटा हुआ है, इकोनॉमिकली भी ऑलमोस्ट कटा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर इतनी सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो सीरिया एज ए स्टेट कितना इन्फ्लुएंस कर पाएगा आतंकवाद को, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है।
अभी जल्दबाजी होगा ये। अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ, जैसे मैंने 4 आपको पॉइंट बताए, इन चारों पॉइंटों को अगर आप देखते हैं, सबसे बड़ी बात है कि पश्चिमी देशों का क्या नज़रिया रहेगा इसके प्रति, उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि अब तो आपके सामने टारगेट है कि हाँ, अगर जुलानी टेररिज्म को बढ़ाते हैं तो जुलानी आपके लिए टारगेट है, वो जुलानी के खिलाफ कोई और अपोजिशन खड़ा कर देंगे। तो मल्टीपल चीज़ें हैं और मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इस बात को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो दोस्तों, ये थे मेजर अमित बंसल। सीरिया पर बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत धन्यवाद।